आप 5 दरियाओं की सरजमीन, ये नदियां सदियों से मोहब्बत, सुकून और भाईचारे की गवाह थी। मगर 1947 में इन्हीं 5 दरियाओं का पानी खून से सुर्ख क्यों हो गया? वो सरजमीन जो कल तक हिंदू, सिख और मुसलमानों के अमन की पहचान थी, अचानक लाशों, चीखों और जलती बस्तियों में क्यों बदल गई? आखिर वो 3 खौफनाक कूवतें कौन सी थी जिन्होंने पंजाब के अमन को नफरत और खूनरेजी में डबो दिया? रातों रात बस्तियां उजड़ गई, औरतें बेहुरमत हुई, बच्चे यतीम और बूढ़े बेघर, और 5 दरिया चीख चीख कर सवाल करने लगे, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? आज हम खोलेंगे 1947 के इन फसादात का वो स्या राज जो दहाइयों से तारीख के पर्दे में छुपा हुआ है। रीथिंक विद उमर जावेद में तमाम दोस्तों को वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पंजाब की धरती सदियों से ही अमन का, आश्ती का दर्स देती आई है। ये वो धरती रही है जहां सब कॉन्टिनेंट के बाकी कई जो इलाके थे उनके बरक्स ना ज़ात पात का बहुत ज़्यादा असर रहा, ना एक्सट्रीमिज़म का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा, और ना ही मजहबी मुनाफरत का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा। यही वजह है यहाँ पर जो सूफिया की तहरीकें चली, यहाँ पर जो सिखिज़म आया, बाबा गुरु नानक की तहरीकें चली, तो ये सदियों से अमन और भाईचारे की एक धरती थी। यही वजह है कि ये बहुत हैरानकुन बात कि क्यों फिर हुआ। वो 3 ऐसी कूवतें कौन सी थी जिन्होंने 1947 में पंजाब को खून में नहला दिया? असल में पंजाब में जब 1849 में अंग्रेज़ बाकायदा कंट्रोल करते हैं, तो 1857 में अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो दिल्ली और दिल्ली के अतराफ आज के यूपी के इलाके होते हैं, यहाँ पर एक बगावत का सामना करना पड़ता है जिसे अंग्रेज़ म्यूटनी कहते हैं, और जो सब कॉन्टिनेंट के हिस्टोरियंस हैं वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कुचलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाबी फौजियों का, पंजाब के जो सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, इनका भरपूर इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन फौजियों को यहाँ पंजाबियों को भर्ती करके आगे जो बगावत हो रही थी दिल्ली, अवध, यूपी के इलाकों में, मेरठ के इलाकों पे, वहाँ पर इन फौजों को इस्तेमाल किया और इस बगावत को कुचला। अब यहाँ से ब्रिटिश ने एक थ्योरी जनरेट की, ब्रिटिश ने एक तरह की आइडियोलॉजी कॉइन की कि ये पंजाबी असल में मार्शल रेस है। अब मकसद ये था कि अंग्रेज़ ये फारसी कर रहे थे कि फ्यूचर में भी हम इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर या दुनिया में किसी भी जगह किसी बगावत को क्रश करना होगा तो इसी पंजाबी फौज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्शल रेस का तस्वर आता है। अब यहाँ पर जो पंजाब की डेमोग्राफी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, यानी पंजाब में जो आबादियों का तनासुब था। जैसे अगर हम देखें तो 1941 का जो सेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, इसके मुताबिक जो मुस्लिम्स थे वो 53.2% थे, या आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। हिंदूज 29.1% थे, सिख्स 14.9 थे, अदर्स 2.8 थे। यानी ये डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। अब इस डेमोग्राफी को हमेशा डिवाइड रखने के लिए, वैसे तो अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, लेकिन पंजाब में इस डिवाइड एंड रूल को ख़ास तौर पर इसलिए तेज़ करना था क्योंकि अंग्रेज़ को यहाँ से फ़ौज की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ पंजाब को सिर्फ फ़ौजी नुक्ता नगाह से देख रहा था, ना इंडस्ट्रियल नुक्ता नगाह से देख रहा था, ना किसी और फौजी, और दूसरा किसी हद तक एग्रेरियन। यही वजह है कि यहाँ का जो नहरी निज़ाम बनाया गया, यहाँ की जो ज़मीनें सारी आबाद करवाई गई, लेकिन वो सेकेंडरी अंग्रेज़ का यहाँ पर मकसद था। पहला मकसद यहाँ से फौजी, यानी फौजी कुव्वत पर इन्हिसार ही था। तो अब उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पंजाब में ख़ास तौर पर तेज़ की, यानी सबसे पहले पंजाबियों को भरपूर तरीके से डिवाइड कि ये हिंदू पंजाबी, ये मुसलमान पंजाबी, ये सिख पंजाबी। अब इस हवाले से हिस्ट्री लिखी गई, राइटिंग लिखी गई कि मुसलमान और गुरुओं का, सिखों का तो हमेशा से रिफ्ट रहा है, हिंदू और मुसलमान का ये रिफ्ट है, हिंदू और सिखों के अंदर ये रिफ्ट है। यानी इन तीनों के अंदर डिवाइड एंड रूल को तेज़ किया। यही वजह है
कि अंग्रेज़ों के दौर में ही 1857 के बाद कई ऐसी तंजीमें, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इन तीनों कम्युनिटीज़ की, मुसलमान, सिख और हिंदुओं की, पंजाब, इंडिया के साथ साथ पंजाब में भी उनको ताकत दी गई। जैसे अगर हम देखें तो पंजाब में जो मुसलमानों की अगर हम देखें जो तंजीमें थी, जो फाल थी, जो इस बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करी थी कि पंजाब सिर्फ, यानी पंजाब में मुसलमानों का होल्ड होना चाहिए, पंजाब में मुसलमान को हिंदू से ख़तरा है, हालांकि ये गलत था। इन तंजीमों में जैसे अंजुमन इस्लामिया पंजाब है, अंजुमन हमायत इस्लाम है, जो मुस्लिम लीग का पंजाब धड़ा था, मजलिस एहरार, खाकसार तहरीक थी, जमीयत उलमा हिंद का पंजाब विंग था, तबलीगी जमात थी। अब ये ऐसी जमातें थी कि जो बाकी इंडिया में भी काम कर रही थी, लेकिन पंजाब में भी इनका असर था काफ़ी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हिंदू तंजीमें यहाँ पर काम कर रही थी, जो इस बुनियाद पर पंजाब के हिंदू को ये कह रही थी कि ये मुसलमान मेजॉरिटी में है, ये तुम्हारे राइट्स मार देगा, ये तुम्हारे हकूक़ मारता है, तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। इन तंजीमों में हम देखें आर्या समाज थी, इसमें सनातन धर्म सभा था, पंजाब हिंदू सभा थी, हिंदू महासभा जो पंजाब ब्रांच थी, और आरएसएस की जो पंजाब ब्रांच थी। अब ये यहाँ पर हिंदुओं को और तरीके से भड़का रही थी। ये आरएसएस वाले भी, यानी ये जो हिंदू तंजीमें हैं ये, और जो मुसलमान तंजीमें हैं ये, ऐसे ख़तरात की निशानदही कर रही थी कि जिनका हकीकत से वजूद नहीं होता। सिखों की तंजीमों को भी उभारा गया। अब आप सिखों की तंजीमें देखें, क्योंकि सिख भी यहाँ पर अच्छी भली उनकी एक हिस्ट्री रही है, तादाद रही है, तो सिखों को जिस हवाले से उनकी तंजीमें जो बड़ी हम देखें तो ये सिंह सभा मूवमेंट है, चीफ खालसा दीवान, खालसा कॉलेज अमृतसर है, इसके अलावा श्रीमुनी अकाली दल है 1920 से बनी, ये आज भी है, ऑल इंडिया सिख लीग है, खालसा डिफेंस ऑफ फेथ सभा है। तो इस तरह की तंजीमों को उभार के सबसे पहले ये बुनियाद रखने की कोशिश की गई डिवाइड एंड रूल की। लेकिन ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ का बाकी इंडिया में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। पंजाब में 1937 तक ये एक लिहाज से नाकाम रहा, कामयाब नहीं हो पाया। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर होते थे, हिंदू मुस्लिम फसादात के, मुस्लिम सिख फसादात के, हलाकतें भी होती थी, कत्ल भी होते थे, कभी कभार आपसी रंजिशें या फसादात भी हो जाते थे, लेकिन मैस बड़े लेवल पर ऐसा नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा सबूत आप देखिए 1937 के इलेक्शन में। 1937 के इलेक्शन जो होते हैं, जो फर्स्ट इलेक्शन थे इंडिया में जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को वोटिंग का राइट मिल रहा था, यानी इससे पहले कभी इतने इलेक्शन नहीं हुए थे जिसमें इंडियंस को इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग का राइट मिले। अब इसमें आप देखिए पार्टी पोजीशन पंजाब असेंबली की। अब यहाँ पर जब हम 47 से पहले का पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें आज का इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के इलाके शामिल हैं। तो पंजाब असेंबली का 1937 के इलेक्शन में जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो 95 सीटें लेती है, यानी अच्छी भली मेजॉरिटी है इसके पास। अब ये यूनियनिस्ट पार्टी जागीरदारों की पार्टी थी, ज़मींदारों की पार्टी थी, इसका क्लास इंटरेस्ट किसानों या ज़िम्मेदारों के साथ था। छोटू राम जैसे भी इसमें लोग काम कर रहे थे जो छोटे किसानों की हक की बात करते थे। बड़े जागीरदार भी थे इसमें, नून्स थे इसमें, हयात टवाने थे इसमें, हिंदू बड़े जागीरदार भी थे। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिख हारमोनी की बात करती थी, यानी ये पंजाबियों को क्लास की बुनियाद पर तो डिवाइड कर लेती थी कि शहरी हिंदू या दही हिंदू, लेकिन इस बुनियाद पर कि हिंदू पंजाबी, मुसलमान पंजाबी, सिख पंजाबी, ऐसा नहीं था। ये जॉइंट बात करती थी, कंपोजिट पंजाब की बात करती थी। ये पार्टी पंजाब में 95 सीटें लेती है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, 18 सीटें लेती है। कांग्रेस का तो वैसे ही एक यूनाइटेड इंडिया का पूरा मंशूर था। फिर अकाली दल जो एक फिरका पर पार्टी होती है 12, और मुस्लिम लीग सिर्फ 2 सीटें, यानी जो मुस्लिमनेस पर खड़ी है वो इतनी नाकाम रही पंजाब के मुसलमानों को भड़काने में कि सिर्फ 2 सीटें जो है वो ले पाई। लेकिन अब 1939 में दुनिया में एक नए गेम का, नई खेल का आगाज हुआ। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें हिटलर और इटली की तरफ से, यानी जर्मनी और इटली की तरफ से भरपूर तौर पर खतरा पैदा हो गया बाकी यूरोप को और रशिया को। अब जाहिर बात है इंग्लैंड उस वक्त एक बड़ी ताकत थी, उसको ये लड़ना था, उसने भी बाकायदा तौर पर ये जंग में उसको शामिल होना पड़ा। तो इंग्लैंड को फिर रिलाय करना था उसी पंजाबी फौज पर। यही वजह है कि इसने इस पंजाबी फौज से, यानी 2.5 मिलियन, 25 लाख, ये एस्टेब्लिश्ड डेटा है, ये रिकॉर्डेड डेटा है
लिखा हुआ डेटा खुद अंग्रेज का, 25 लाख फौजियों पर इन्हिसार किया गया, इंडियन फौजियों पर, जिनमें वाज़ेह अक्सरियत पंजाबी फौज की थी। और इस पंजाबी फौज ने ही अंग्रेज़ों को फिर, या जो इत्तेहादी थे 1939 से 45 तक जिनकी जर्मनी से जंग हुई, इटली से जंग हुई, भरपूर किरदार अदा किया। अब इस जंग के दौरान 1939 से ऑनवर्ड्स अंग्रेज़ों ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को मज़ीद तेज़ किया पंजाब में, ताकि ये एक होकर अपनी कोई डिमांड ना रखें आज़ादी की या बाकी राइट्स की, तो मज़ीद डिवीजन क्रिएट की। यही वजह है कि कभी मुसलमानों को कहा गया कि यहाँ पर अपने अलहदा वतन की बात करो, कभी हिंदुओं को कहा गया कि ये मुसलमान मेजॉरिटी में है, ये तुम्हारे हक खा जाएंगे, हकूक खा जाएंगे, इनसे बचकर रहना। सिखों को भड़काया गया कि मुसलमानों ने तो आपके गुरुओं को हलाक किया है, हालांकि आम मुसलमान, सिख और हिंदू का इस तरह के मामला से कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल सेकेंड वर्ल्ड वार में इस डिवाइड एंड रूल को मज़ीद तेज़ किया गया, तो अब इसके भयानक नताइज पंजाब में आना शुरू हो गए। जैसे पंजाब में अगर हम मुस्लिम लीग से आगाज़ करें, मुसलमानों को देखें, तो इसमें जो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड था, जो मुस्लिम लीग ने स्टूडेंट्स और बाकी जो यंग लोग थे इन पर बनाया था, 23,000 इसकी तादाद थी। और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी जो इस्लामिया कॉलेज लाहौर है, और यहाँ पर इनको भड़काया जाता था। यहाँ पर जो ये मुस्लिम नेशनल गार्ड के लीडर थे, सरदार शौकत जैसे, शौकत हयात जैसे, और बाकी जो मुस्लिम लीग के अंदर जागीरदार थे, क्योंकि जो पार्टियां भी मज़हब का नाम लेकर पॉलिटिक्स कर रही थी, मुस्लिम लीग, आरएसएस या सिखों की अकाली दल, वो जागीरदारों की पार्टियां थी। तो जो मुसलमान ये जागीरदार थे, ये नौजवानों को भड़का रहे थे कि ये हिंदू खा जाएगा, ये सिख हमें हक नहीं देगा। इनको बाकायदा भड़काया जाने लगा। जो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड थी, इसको बाकायदा इनको ट्रेनिंग्स दी गई लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। यहाँ पर यह बात भी कि जो पंजाब के कई मुसलमान दानिश्वर थे, मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भी मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। जैसे मौलाना दाऊद गजनवी है, आगा सफदर है, डॉक्टर मोहम्मद आलिम हैं, जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, ये अब कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। सेकुलरिज्म की बात करने वाले सैफुद्दीन किचलू जैसे जो लोग थे, इनके पीछे अब बहुत कम लोग आ रहे थे। यानी अब सेक्टेरियनिज्म, यानी मजहब के नाम पर मुनाफरत के दम पर, के जोर पर मुसलमानों को जोड़ा जा रहा था। दूसरी तरफ आरएसएस, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ, जो ऊंची जाति के हिंदुओं का एक ग्रुप था, वो भी पंजाब में हिंदुओं को, मुसलमानों का खौफ दिलाकर मुनज़्ज़म करने लगा। आरएसएस के लीडर ग्वालकर नवंबर 1946 में पंजाब का दौरा करते हैं और यहाँ के सिखों और हिंदुओं को भड़काते हैं कि ये मुसलमान मेजॉरिटी में है, इसने तुम पर जुल्म किया है, ये फिर तुम पर जुल्म करेगा, इसके खिलाफ मुनज़्ज़म हो जाओ। तीसरी तरफ सिखों के अंदर मास्टर तारा सिंह जो हैं, वो अकाल फौज यानी एक सिख रिलीजियस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म होते हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कहते हैं कि जिस तरह जापानी अपने आप को मार रहे हैं, हम अपने आप को मार कर बचाएंगे, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को जो है वो अलग वतन या मुसलमानों के राइट्स नहीं बल्कि सिखों के राइट्स ही लेंगे। यानी हर कोई अपने मज़हब का सहारा ले रहा था। अब ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर बात है अंग्रेज़ भी देख रहे थे, उनकी नज़र में भी थी। अंग्रेज़ कोशिश कर रहे थे कि फसादात इस हद तक ना हों कि मामलात उनके हाथ से निकल जाएं। इसी इसना में जो गवर्नर पंजाब होते हैं जेनकिंस, वो पंजाब में 5 मार्च 1947 को गवर्नर राज का निफाज भी कर देते हैं, क्योंकि उससे पहले जो खिज़र हयात होते हैं, जो यूनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का दबाव होता है कि खिज़र हयात इस्तीफ़ा दे दें। और वो खैर एक अलग कहानी है। जो 46 के इलेक्शन हुए वो कभी हम अलग वीला करेंगे। आज चूँकि हम 3 उन कल्प्रिट्स को, 3 उन ग्रुप्स को देखना चाह रहे हैं जिन्होंने फसादात भड़काए। गवर्नर राज भी इम्पोज हुआ, लेकिन उसके बावजूद मार्च 1947 में फसादात भरपूर तरीके से शुरू हो गए। कराची में रावलपिंडी में जो कहूटा का इलाका है, यहाँ पर सिखों के देहात जला दिए गए। फिर मार्च से आगे अप्रैल में ये फसादात रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला शुरू हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो आज का ईस्ट पंजाब है, पटियाला,
पटियाला, अमृतसर, जलंधर, यहाँ पर होना शुरू हो गए। एक ऐसा आम मुसलमान जो आम किसान था, आम हिंदू था, आम सिख था, दुकानदार था, कोई मास्टर था, छोटी मोटी की रोजी रोटी कर रहा था, जिसको पता भी नहीं था कि मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स क्या है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है, अकाली दल की पॉलिटिक्स क्या है, उसको हलाक किया जाने लगा, उसकी औरतों को उठाकर रेप किया जाने लगा, मासूम बच्चों को मारा जाने लगा। फ़र्क ये था, किसी जगह स्लोगन्स लग रहे थे अल्लाहु अकबर के, किसी जगह हर हर महादेव के, और किसी जगह सत श्री अकाल के। मर रहा था एक आम पंजाबी ही। अब अगर हम देखें अक्टूबर तक क्या सूरत हाल रही, यानी मार्च 1947 से शुरू होने वाले फसादात अक्टूबर 1947 में जब थमते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो वेस्ट पंजाब था, आज का पाकिस्तान था, इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा जो सिख थे या हिंदू थे, इनकी हलाकतें हुई। जो ज़ख्मी हुए, जो तबाह हाल हुए, जो औरतें रेप हुई, जो लोग गायब हो गए, जो कभी नहीं मिल सके, हमेशा के लिए गुमशुदा हो गए, वो अलग है, ये रिकॉर्डेड हलाकतों की बात है। और जो ईस्टर्न पंजाब था, यानी आज का पंजाब, यहाँ पर भी 2.5 लाख से 3 लाख तक मुसलमान हलाक हुए। जो बाकी गुम हुए उनकी तादाद किसी को मालूम नहीं है। और फिर 14 अक्टूबर 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का बाकायदा एक माहिदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान अपनी अपनी मिनॉरिटीज़, इंडियन पंजाब और जो पाकिस्तानी पंजाब है, ये अगर चाहे तो अपनी मिनॉरिटीज़ को एक्सचेंज कर ले, यानी यहाँ के पंजाबी और सिख वहाँ चले जाएं इंडियन पंजाब, और वहाँ से मुसलमान यहाँ आ जाएं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये 3 कल्प्रिट्स, जिस तरह हमने कहा, मुसलमानों का मुस्लिम नेशनल जो गार्ड था, मुस्लिम लीग का जो नेशनल गार्ड मुनज़्ज़म किया जा रहा था मुसलमान जागीरदारों की तरफ से, दूसरी तरफ से जो हिंदुओं की ऊंची जाति थी उसकी पार्टी, उसकी तंजीम राष्ट्रीय सेवम सेवक RSS वाले, और तीसरी तरफ जो पंजाब के ऊंचे दर्जे की, ऊंचे जात के लोगों की, सिखों की पार्टी थी अकाली दल, जिसको मास्टर तारा सिंह लीड कर रहा था, जो खुद ऊंची जात का नहीं था, लेकिन फिर भी इस जमात को, इस अकाली दल को जो दंगे ये हो रहे थे, इसमें महाराजा पटियाला और अमीर सिखों की हमायत मिल रही थी। तो ये थे वो 3 कल्प्रिट्स जिनका खमियाजा भुगता एक आम पंजाबी ने, जिसका कोई ताल्लुक नहीं था ना मुस्लिम लीग से, ना कांग्रेस से, ना RSS से, ना अकाली दल से, किसी से नहीं था, उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये एक लेसन भी है कि किस तरीके से इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया जाता है, एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग दिया जाता है, एक ऐसी धरती में जो सदियों से अमन का गहवारा रही हो। तो इस उम्मीद के साथ ये वीलॉग हमने आपके सामने पेश किया कि हमेशा रूलिंग एलीट की, वो जो अपर एलीट है, अपर क्लास है, इनकी पॉलिटिक्स में जब मजहबी नारे आ जाएं, इश्तियाल आ जाए, दूसरों के ख़िलाफ़ नफ़रत देने का दर्स आ जाए, तो हमेशा ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें अपर क्लास का अपना मुफाद ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।